अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जनाब आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जनाब मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। आजकल जिसे देखें ना उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो उसकी दुनिया में गुम होता है। ऐसा लगता है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे जिस्म का ही कोई हिस्सा बन चुका है और हमारी आदतों में शामिल हो चुका है। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते यहाँ तक कि वॉशरूम्स में भी अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इस कदर आम हो चुका है कि ऐसा लगता है जैसे आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि अब मोबाइल फ़ोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल का इस कदर इस्तेमाल बढ़ चुका है कि इससे इंसान के रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आसपास बैठे लोगों को एक दूसरे की कोई ख़बर नहीं होती है और दुनिया भर में तकरीबन 90% से ज़ायद लोग मोबाइल फ़ोन के मालिक हैं या इसे इस्तेमाल करते हैं। और हम में से बहुत सौ के लिए शायद मोबाइल के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर करना ही मुश्किल हो जाए हम, लेकिन एक मिनट के लिए सोच कर देखें कि मोबाइल के बग़ैर ज़िंदगी गुजारनी है तो हम नहीं गुजार सकते हैं। कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो इंटरनेट एक कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है ना तो हमारा वक्त गुजारना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाता है। हमें समझ नहीं आती अब हम क्या करें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जनाब मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से हम सबसे पहले तो हमारी आंखें मुतासर होती हैं। उसके अलावा अब आप कहेंगे कि जोड़ों और पट्ठों को कैसे ये मुतासर कर रहे होते हैं, ये भी है। ये न्यू रिसर्चेस आ रही हैं इन चीज़ों के ऊपर। मोबाइल फ़ोन को थामने के लिए आपको पता है कि हमारा एक हाथ मुस्तकिल मसरूफ़ रहता है, जिसकी वजह से हाथ और उंगलियों के जो जोड़ हैं और कंधे हैं उस साइड का आपका कंधा, उसमें दर्द मामूल बन जाएगी। और ख़ासतौर पर जो फ़ोन कॉल्स पर मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं उनकी गर्दन और सर में शदीद दर्द रहता है। जैसे हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है ना, इसी तरह मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में भी एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम खाने पीने या फिर डाइटिंग में करते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि प्रोसेस्ड खाने या मीठे मशरूबात से हमने परहेज़ करनी है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ताहम वीकेंड पर हमने पिज़्ज़ा खा लिया या बर्गर खाने में कोई मज़ायका नहीं है। इसी तरह मुख्तसर वक्त के लिए मोबाइल फ़ोन पर रील्स स्क्रॉल करना या फिर वीडियो गेम्स खेलने में कोई मसला नहीं है। मतलब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन कुछ दिन में कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करना है उसका प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना है ताकि आपकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही अपने मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, ये शायद मुमकिन ही नहीं है क्योंकि आप रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि जिससे आपकी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप दूर तो नहीं रह सकते, आप बिल्कुल ही अकेले तो नहीं रह सकते हैं ज़िंदगी में और मोबाइल के बगैर। तो आपने ये करना है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम शुरू कर दें कि जितना आपकी ज़रूरत का है। अगर आपका काम उसके ऊपर है उसके हवाले से करें। अगर आप बेफजूल स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं और ख़ासतौर पर वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, वो आपकी एक तो ज़ाहरी कह लें कि हेल्थ को तो मुतासर करता ही करता है, आपकी मेंटल स्टेट को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ईद चूँकि आ रही है, ये 2 दिन बाकी रह गए हैं। ईद में गोश्त हमारे घरों में बनना है, कुर्बानी होगी इंशाल्लाह, हर घर में गोश्त होगा। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब गोश्त हम खाना तो हमें पसंद है लेकिन गोश्त के अंदर से ना स्मेल आती है। उसके लिए क्या आपके पास टिप्स हैं तो हम उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि अगर आपको मसला होता है कि गोश्त खाया नहीं जाता उसकी स्मेल की वजह से, तो उसके लिए ऐसी क्या क्या रेमेडीज़ या ऐसी क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, टोटके हो सकते हैं, नुस्खे हो सकते हैं जो कि आप करें घर में और आप उसका जो सारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा ये कि बिरयानी बनेंगी हमारे घर में, कोरमे बनेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के कह लें कि खाने बनेंगे, डिनर हमारे घरों में सजाए जाएंगे, डिनर टेबल। अब उन खानों में डालने के लिए जो मसाला जात होते हैं
उनका ख्याल आपने कैसे रखना है, ठीक है, वो घर में आप कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा जैसे गोश्त को कैसे जल्दी गाल सकते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो हमने आज इन डिस्कशन में लेकर आनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेफ़ रुखसाना मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। शेफ़ रुखसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ रुखसाना, आज हमने बात करनी है, आज हमने कुछ बनाना नहीं सिखाना है, हमने आज सिर्फ बताना है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ईद आने वाली है। तो ईद पे ज़्यादातर घरों में हर डिश के अंदर आपको पता है गोश्त जाता है, क्योंकि गोश्त वाली ईद है ये, ठीक है। तो गोश्त खाना तो पसंद होता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं, बच्चियां कहती हैं ख़ासतौर पर, जी हमें गोश्त के अंदर से स्मेल आ रही होती है, कुर्बानी की या वैसे भी स्मेल आ रही होती है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है, क्योंकि खाया नहीं जाता है फिर? अच्छा, इसका ये तरीक़ाकार होता है कि जब आप ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी का गोश्त होता है, कहते हैं कि स्मेल आ रही होती है। हाँ। तो इस स्मेल से बचने के लिए सबसे पहले हमने गोश्त को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप ड्यूरिंग वॉशिंग में ही आप सिरका डालें। अच्छा। आप विनीगर, सिरका और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके, और अजवाइन थोड़ी सी पीस कर, अदरक लहसुन के पेस्ट में ही पीस कर उसमें आप लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। ओके। तो इससे स्मेल नहीं आएगी। अच्छा। और बाकी जिस रूम में हम गोश्त रखते हैं, वो उस रूम में भी आपको पता है कि स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये भी एक चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो उस स्मेल से बचने के लिए हमें मीठा सोडा, आपको पता है कि मीठा सोडा जो है ना, आप मुख्तलिफ जगहों पे मीठा सोडा छिड़क दें। तो अच्छा। उससे 4 घंटे बाद आप देखेंगे कि उसकी स्मेल सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। वो स्मेल कमरे में से नहीं आएगी जहाँ पे गोश्त पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे हम लोग गोश्त रख के बांटने के लिए सारी चीजें बना रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर मीठा सोडा छिड़क दे। अच्छा, जब गोश्त बंट जाए तब या उससे पहले? आप साथ में पड़ा हुआ गोश्त बेशक उसी वक्त कर दें, या बाद में भी 4 घंटे आप इसी तरह ही रखें, वो सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे आप कहते हैं कि अभी हमने गोश्त फ्रिज में नहीं रखना है, अभी फिलहाल हम इसी तरह रखें। हाँ। आप एक मलमल का कपड़ा लें। अच्छा। और उसमें आप विनीगर डालें, विनीगर और पानी, हाफ कप विनीगर हाफ कप पानी में मिक्स करके उसको गीला करके आप जो गोश्त पड़ा है उसमें आप कवर कर दें। अच्छा। वो आपका गोश्त का जो है वो स्मेल भी नहीं आएगी, और प्लस वो तकरीबन 5-6 घंटे आप उसको बाहर रखे जाएंगे तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा। मतलब गोश्त आपका खराब नहीं होगा। लेकिन लोग कहते हैं ना गर्मी बहुत ज्यादा है तो खराब हो जाता है, बाहर पड़ा पड़ा जैसे ही कटा है गोश्त और बांट दिया आपने, बाकी जो आपने अपने लिए अगर रखना है, या बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको बाद में भेजना होता है, तो आप फ्रिज में फौरी तौर पे ना फ्रिज में रख दो, देखिए बाहर पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। इसका जो आवर्स होते हैं 4 से 5 घंटे, जाहिर है आपने बांटना तो भी है ना, जाहिर है गर्मी है तो गर्मी की वजह से खराब भी हो जाता है। लेकिन इस चीज से हमने बचने के लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा टोटका है कि आप मलमल के कपड़े में विनीगर और पानी लगाकर आप उसको लपेट के फैन चला लें। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख दें, फिर आप आराम से इजी होकर आपने जो पैकेट बनाने हैं आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज कर लें उसको। अच्छा, मतलब स्मेल के लिए आप एक तो विनेगर यूज करें जब आपने पकाना है, उससे पहले विनेगर और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और अजवाइन डाल के उसको पानी में आप डीप करके रख लेना, डीप करके रख ले, उससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप पकाएंगे फिर आपने उसका पेस्ट अदरक लहसुन फिर आपने डालना है, फिर आपने बाद में भी डालना है, क्योंकि इससे ये होगा कि किसकी अच्छी खुशबू आएगी, खुशबू आएगी उसकी। और आप थोड़ा सा सबसे बाद में जब आप सर्विंग दे रहे होते हो तब आप लेमन और हरी मिर्च और अदरक ज्यूलियन कटिंग करके अदरक जब आप डालकर देंगे तो वो उससे एक तो हाजमा भी हो जाएगा खाने का, और उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, टेस्ट इनहेंस हो जाएगा, और आपको मजा आएगा खाने में। आपको फील नहीं होगा कि ये कुर्बानी का गोश्त हम लोग खा रहे हैं या इसमें से स्मेल आ रही है, स्मेल नहीं आएगी। और पायों को भी यही हाल है कि पाए जब हम बनाते हो ना तो पाए को पहले आपने नमक में डीप कर देना है, साफ करने के बाद नमक में डीप कर दे, फिर इसके बाद आटा जो आम नॉर्मल आटा होता है, ठीक है, आटे के साथ उसको थोड़ा सा मलें और उसको वॉश करके आप उसको फ्रीज कर लें या फिर आप उसको पका लें। अच्छा। पाए में से जो स्मेल है ना उसकी, वो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, पाए को पहले धो के और उसके बाद उसको अच्छे से विनेगर के साथ धोए? पहले नहीं, नमक के साथ धोए, फिर उसको आटे के साथ, फिर आटे के साथ उसको अच्छा सा मले, वो साफ हो जाएंगे पाए, और फिर आप उसको पकाएं या इसको फ्रीज में रखें, इसकी स्मेल नहीं आएगी। ओके, तो ये तो बड़ी अच्छी टिप्स हो गई हैं कि आप स्मेल से किस तरह बच सकते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपको लगता है कि जी स्मेल के साथ हमसे नहीं खाया जाता गोश्त, तो उसके लिए भी हमने आपको टोट के बता दिए। अच्छा, अब ये बताएं कि गोश्त गलाना कैसे है? घर में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे घर में कुकर नहीं है तो हम उसके अलावा नहीं गला सकते और बड़ा टाइम लगता है गोश्त को गलते हुए कुकर के बगैर। इसका मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि इसके कई तरीके हैं। मेन चीज़ जो आती है पपरिका पाउडर
आ जाता है, आप Paprika उससे फ्लेवर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता बल्कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। हम हमारे अक्सर लोग ये माइंड में रखते हैं कि यार पता नहीं फ्लेवर कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, फ्लेवर उसका अच्छा होगा। फ्रेश आपने पपरिका लेना है, उसको पीसना है और आपने गोश्त के पकाने से पहले 1 घंटा पहले आप उसमें लगा दें। जैसे ही आप मसाले लगा रहे हो ना मैरिनेट करने के लिए, तो आप पपरिका पाउडर भी लगा दें, वो उसके अंदर रच बस जाएगा और उसी दौरान में आपका जो मीट है आपने लिया है, वो मटन है, ये बीफ है, वो टेंडर हो जाएगा। ये तरीका है। और इसके अलावा जब आप पकाते हो तो आप जो गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो आप नॉर्मल साइज़ में रखें, स्टैंडर्ड साइज़ में होनी चाहिए। हमारे अक्सर घरों में क्या करते हैं कि वो बड़ी बड़ी बनाते हैं और वो गलने में भी टाइम लगती है। इसलिए होगा कि जब आप छोटी बोटी का साइज रखेंगे तो वो गलने में भी टाइम नहीं लगेगा और वो जल्दी कुक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आइए हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी कोई आपने मसाले रखे हैं मेरे ख्याल से कि आज घर में नहारियाँ बनेंगी, कोरमे, बिरयानी वगैरह बहुत सारे अनवाओ इकसाम के जो चीज़ें बन रही होती है घर में, तो उसके लिए मसाले लेकर मैं फ्रेश मसाले घर में ही मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात है। और इंशाल्लाह ताला जो आज मैं बिरयानी मसाला बनाना बता रही हूँ, निहारी है, कोरमा मसाला, आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आपको डब्बे वाले या बाहर के कोई भी खरीदना ही पड़े क्योंकि आजकल मसाले भी बड़े महंगे हो रहे हैं। हाँ जी, चले ठीक है, आ जाए फिर। पहले आप कौन सा वाला मसाला बनाना हमें सिखाएंगी? अच्छा, ये आप तीनों मसाले लेकर आएंगे? तीनों मसाले हैं। अच्छा, आप बिरयानी तो आपको पता है कि हमारे लाहौरी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ बिरयानी मसाले में, ये देखिए धड़ा मिर्च है, क्रश चिल्ली, ठीक है, साबुत धनिया, ओके, जीरा और इमली आ जाती है, ओके, आलू बुखारा आ जाता है, अच्छा, काली मिर्च आ जाती है, सुरख पिसी हुई मिर्च आ जाती है, जायफल जवतरी आ जाती है, सब्ज इलायची आ जाती है, सिनेमन स्टिक आ जाता है, ओके, और ये जीरा आ जाता है। ठीक है, ये मसाले हैं, ये देखें अगर कैमरा फोकस हाँ जी, कर रहे हैं तो ये देखें। अच्छा, इन मसालों को आपने क्या करना है, जैसे ये मोटे मोटे मसाले हैं, इनको आपने थोड़ा सा रोस्ट करना है। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं कोई करना चाह रहा है तो नो इशू, लेकिन रोस्ट करने से होता है कि उसकी खुशबू इनहैंस हो जाती है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर आप उसको रोस्ट कर लो लाइट सा माइनर से ना, बर्नर लगाकर। जीरा, साबुत धनिया और ये काली मिर्च जो है इसको नहीं करना आपने, बाकी सुरख पिसी हुई मिर्च, धड़ा मिर्च ये आप रहने दीजिएगा। और ये देखिए ये इमली आ गई है, ये आपने इसको सबको बारीक करके जो मोटे मोटे मसाले हैं इसको आपने ग्राइंड करना, बिल्कुल रिफाइंड पाउडर बना लेना है और इसको आप टाइट जार में बंद कर दें। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना कड़ी पत्ता, इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता इसमें डलता है। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो दूसरा आम बाजार से मिलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रेश कड़ी पत्ते का एक अपना ही फ्लेवर आता है बिरयानी का। ये टोटली बिरयानी मसाला है और ये इसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी कॉस्ट तकरीबन 150 या 200 इसकी कॉस्ट आई। अच्छा, बस ठीक है। और प्लस ये कि माशाल्लाह से ये मसाला जो है आप इसमें 10 से 15 आप बिरयानी निकाल सकते हो। अब हम अगर बाहर से लेते हैं ना तो बाहर का ये होता है कि आपको एक ही पैकेट मिलता है, वो भी आराम से मेरे ख्याल से 300 350 का या 400 का मिलता है और वो एक ही दफा में यूज हो जाता है। और आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि आपने होममेड बिरयानी मसाला बनाया। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद निहारी, आपको पता है कि निहारी कौन नहीं पसंद करता, निहारी तो माशाल्लाह से हर कोई पसंद करता है। अच्छा, निहारी का मसाला मैं आपको बता देती हूँ। आपने लेना है सिनेमन स्टिक, जायफल जवतरी लेनी है, सब्ज इलायची लेनी है, बड़ी इलायची लेनी है, सूंड लेना है। ठीक है, ये मैंने क्वांटिटी रखी हुई है, ये आप 2 ले सकते हैं। ये फ्लेवर बहुत तेज होता है। अच्छा। इसको ज्यादा आपने यूज नहीं करना, ये कम में ही यूज करना है। ये मतलब इतना डाल देना है, अगर आप 500 ग्राम बनाते हो मसाला तो आपने ये इतना सूंड डालना है। अच्छा। इससे ये कड़वाहट भी हो जाती है अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अच्छा, ये होती है, इसको उर्दू में पिपली कहते हैं। अच्छा, पिपली इसको कहते हैं, ये पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये इसमें जाएगा, इसमें भी इसकी भी क्वांटिटी तकरीबन आपने 500 ग्राम में, ठीक है, मतलब एक चाय का चम्मच या एक खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून आपने रखना है। फिर जीरा आ जाता है, साबुत धनिया आ जाता है और काली मिर्च है, सौंफ आ जाती है। सौंफ की भी क्वांटिटी आपने ये 1 चम्मच रखी, ठीक है, एक खाने का चम्मच। हाँ जी। ये जो मसाला है ये 500 ग्राम मैंने मसाला बनाया, ये इसके हिसाब से मैंने ये 2 टेबलस्पून के हिसाब से रखा है। ठीक है। और कश्मीरी लाल मिर्च, आपको पता है निहारी में एक रेडिश सा कलर आता है, हाँ। तो वो उसमें ऐड करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, तो वो आराम से मिल जाती है मार्केट से, इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर नहीं ना मिल रही तो आप बड़ी मिर्च होती है, आप उसको घर में भी पीस कर यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो नो इशू, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैंने मेन मसाले आपको बता दिए जो जिससे
फ्लेवर आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई आप निहारी जो आप बाहर खाने के लिए जाते हो इतने पैसे खर्च करने के लिए वो आपने घर में बनाई और सेम उससे भी कहीं अच्छा फ्लेवर आएगा। सही है, निहारी का। ठीक है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कोरमा मसाला। कोरमा कौन नहीं पसंद करता, कोरमा भी हमारे सभी ये लाइक तो करते हैं। ना सिर्फ ईदों पे, ये वैसे भी घरों में बन रहा होता है ना, आम डेज में भी बन रहा होता है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनाना है, कोरमा बना लो हो तो तब आपको पता है कि आजकल बल्कि हमारी माएँ वही रवायती खाने बनाती हैं, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, कोरमा हो गया और इसी तरह के ये खाने बनाती हैं। ये देखें, इसमें हमने क्या लिया है, जायफल जावित्री ली है, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, धड़ा मिर्च है, हल्दी है, सुरख पिसी हुई मिर्च, नमक है और साबुत धनिया है, काली मिर्च है और साथ में ये देखें ये फूड कलर मैंने लिया है। अच्छा, चुटकी भर आपने फूड कलर लेना है, ठीक है, वो आपने उसमें ऐड करना है। कोरमे में जो उसकी रंगत होती है ना, खिली खिली सी होती है, एक उसकी लुक ही अलग आती है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर ऐड कर देते हैं। ओके, जिसकी वजह से ना वो डिफरेंट लगता है कढ़ाई से, और हम दूसरी जो सालन आलू गोश्त सालन बनाते हैं तो उससे वो डिफरेंट लगता है। ये यही चीज़ होती है, मेन पॉइंट यही होता है कि उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं। कैटरिंग वाले जो होते हैं ना वो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करते हैं जिससे फ्लेवर इनहेंस हो जाता है और खूबसूरत लगता है। मेन चीज़ जो होती है ना, आपका खाना जो है ना सबसे पहले आपकी आँख खाती है, तो जब तक उसकी लुक अच्छी ना हो तो फिर वो खाने का मजा नहीं आता। तो ये अहम मसाले जो आजकल हमारे ईद त्योहार पर चलते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। और ये वो मेन मसाले भी हैं जो हमारे घरों में भी होते हैं ना हम लोग। बिल्कुल, ये सारे मसाले आपके घर में है, सिवाय सूंड के, सूंड भी पड़ा ही होगा और ये पिपली के और सूंड के, बाकी सारे मसाले घरों में होते हैं, लेकिन सारे मसाले हमें पता नहीं होता कि हमने इनको किस तरह मिक्स करके और वो किस डिश के लिए कौन से मसाले जा रहे हैं। यस, पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। हमने आज आपको निहारी बनाने भी सिखा दी है, बिरयानी बनानी भी सिखा दी है और कोरमा भी बनाना सिखा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ ये मसाले ही होते हैं जो कि आपकी चीज़ों की, आपकी डिशेस की जो टेस्ट है ना उसको इन्हांस करते हैं। तो ये 3 मसाले जो है आप बना लें, अभी भी दिन काफ़ी हैं, और बना के रख लें ताकि आपकी ईद जो है ना बड़ी ही शानदार गुजरे। दूसरा, हमने आपको गोश्त को किस तरह जल्दी गलाना है उसके बारे में भी बताया है। स्मेल जो आ रही होती है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम कर रही होती है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। शेफ़ रुखसाना हमारे साथ मौजूद थी। शेफ़ रुखसाना, थैंक यू सो मच कि आप आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जनाब आपको पसंद आया होगा हमारा ये सेगमेंट। जनाब, ईद की खुशियों के साथ साथ अक्सर लोग गोश्त खोरी में कुछ ज़्यादा ही मशगूल हो जाते हैं, ख़ासतौर पर ये वाली ईद उल अज़हा पर। लेकिन इस खुशी के साथ अक्सर लोग एतदाल का दामन छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में हाजमे के मसाइल हैं, मैदे के मसाइल, गैस, तजाबियत, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती और बाज़ औक़ात यूरिक एसिड बढ़ने जैसे शिकायत भी हमारे सामने आती हैं और हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। अब ईद के दिनों में इन मसाइल से बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं और इन मसाइल से महफूज रहने में कौन से देसी और घरेलू नुस्खे आजमूदा और मौसर हो सकते हैं, इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है हकीम साहब, गोश्त वाली ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है, और जिसमें हर घर में गोश्त ही गोश्त होगा। तो इस गोश्त को खाने से, गोश्त खोरी करने से बहुत से लोगों के ख़ासतौर पर जो मैदे के मसाइल हैं ना वो बढ़ जाते हैं और हमारे सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए होते हैं जी। बदहज़मी हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है, स्टमक प्रॉब्लम हो गया है। तो इसके लिए हिकमत में क्या इलाज है? सबसे पहली बात तो जब हम खाना खाएं तो उसमें एहतियात करें। ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि गुंजाइश दवाई की भी नहीं रहती। तो ऐसा करें कि जब भी खाना खाएं, और ख़ास करके ईद कुर्बान, इसमें अक्सर औक़ात आजकल तो ये गर्मी के मौसम में आ रही है, तो ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या यूरिक एसिड ज़्यादा है या किडनी प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन या यूरिया ज़्यादा है, ऐसे अफराद को बड़े एहतियात के साथ गोश्त खाना चाहिए। और गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सलाद का इस्तेमाल किया जाए और साथ दही का इस्तेमाल किया जाए। दही जो है वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और खाने को हज़म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर देखा जाए तो पहले भी जब शादियों पे आप जाते थे तो शादियों में दही होता था, उसमें ज़ीरा सफ़ेद जो है वो थोड़ा सा डाल के रखा होता था, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है और मुफर्रे है। और आप जब गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं उससे गर्मी हरारत बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं
कि पहले दिन ही गोश्त खाने से, और बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास दूसरे दिन तीसरे दिन जिनको पेचिश लग जाती हैं, डायरिया हो जाता है, सर दर्द, तबीयत में ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ऐसे अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें जो है दही का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, और एक तो हम साथ सलाद का इस्तेमाल जो है वो उससे मामूल बना लें। जब भी गोश्त खाया जाए तो एतदाल के साथ खाया जाए तो बेहतरीन है। उसमें एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हम गोश्त जानवर लाते हैं तो जानवर जो है वो जवान होना चाहिए। जो जवान जानवर होता है ना, उसका गोश्त होता है सुर्ख सफ़ेदी माइल, और जो बूढ़ा जानवर होता है उसका गोश्त होता है बिल्कुल सुर्ख कलर में होता है। अच्छा। और जो बीमार जानवर होता है उसके गोश्त का कलर जो होता है वो हल्का सुर्ख और जो है ना हल्का सुर्ख होता है, और उसमें उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए खाने में भी एहतियात करें जो गोश्त आपके पास आया है। फिर उसके बाद बाज़-औक़ात ऐसा करते हैं हम पहले दिन जब खाना खाते हैं तो अक्सर औक़ात सारी चीज़ें मिक्स बना लेते हैं, उसमें वो कलेजी भी फिफड़ा भी डाल देते हैं, गोश्त भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ पकाएं, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम में वो गल जाएगी। अब सर का बाजू का ऐसा भी होता है कि एक हिस्से का गोश्त और दूसरे हिस्से का गोश्त, अब उसमें होता है गोश्त के कुछ पीस बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो ये गोश्त अच्छा पका हुआ हो और हल्की आंच पर पकाया जाए। और इसमें ये जो मसाला जात है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं ना, और ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़, वो तब फंसते हैं जब बहुत ज़्यादा बाहर के मसाला जात डालते हैं। तो इसमें मसाला जात कम डालें हम, तो ये बड़ा बेहतरीन जो है गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे अफराद जो बहुत कमज़ोर हैं, लागर हैं, जिनके अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, नकाहत आ चुकी है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे अफराद जो बीमारी से उठते हैं, तो उन्हें अगर बकरे का गोश्त दिया जाए ना 1 से 2 हफ्ते सब्जी में डाल के या वैसे यखनी की शक्ल में, तो उनकी जब प्रोटीन बढ़ती है जिस्म के अंदर, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। तो ये बड़ा मसला होता है, खासतौर पर तजाबियत का भी मसला होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी तजाबियत होना शुरू हो गई, गैस होना शुरू हो गई है गोश्त खाने के बाद, अब आपने चहलकदमी करनी नहीं, आपने बैठे रहना है, तो फिर मसला भी तो ये बढ़ना ही है ना। हम ना करते क्या, खाना खाने के बाद उधर ही लेट जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते फिर कहते हैं हो भूख लग गई है, दोबारा से खा ले। यस, ये सबसे बड़ा आलमी है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर, तो हम चहलकदमी नहीं करते। सुबह और शाम वॉक जरूरी है, और जब ये ईद का खाना खाएं तो कम से कम 10-15 मिनट वॉक जरूर करें खाने के बाद, हल्की सी, बेशक घर में कर ले, क्योंकि देखिए हमारे सुबह नाश्ते में भी गोश्त, दोपहर के खाने में भी, और रात के डिनर में भी गोश्त हो रहा होता है। और जो ऐसे अफराद हैं जिनका यूरिक एसिड ज्यादा है, या ऐसे अफराद जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, या SGOT SCPT बढ़ा हुआ है, जिगर के अंदर हरारत है, पहले यूरिन जल के आ रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह। वो खाते जाते हैं तो फौरन मोशन लग जाता है, पेट में वट होके ना, जैसे हम जिसको वट के दर्द होके मोशन आता है, तो फिर तकलीफ इतनी ज्यादा होती है, वो घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन का तेज होना, ये सारी चीजें। ये चीज याद रखें कि गोश्त ऐसे अफराद बिल्कुल कम खाएं जिनके अंदर पहले ही हरारत ज्यादा है या यूरिक एसिड ज्यादा, खाएं, लेकिन साथ सब्जी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल जरूर करें, लेमन का इस्तेमाल भी जरूर करें। तो हमारे लिए आप लेके क्या आए हैं, क्या ये नुस्खा जाते हैं जी? ऐसे अफराद जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऐसी बीमारियों के लिए घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल कर ली जाए, या पेट में दर्द शुरू हो जाती है, पेचिश लग जाती है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ साथ इस्तेमाल कर ली जाए तो फौरी तौर पे अफाका हो सकता है। क्योंकि इसमें हॉस्पिटल भी बंद होते हैं अक्सर, डॉक्टर भी नहीं मिलते, तो इसमें ये घर में ही आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप चले, मतलब ये आज 2 दिन है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आप लेकर आ सकते हैं घर में ही, कि भाई कोई ना कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ईद पर आप गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, बदपरहेज़ी कर लेते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये पहले ही सारी इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हो जो ईज़िली आप उनको यूज़ कर सकें। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये ऐसा ज़बरदस्त किस्म का पानी है, ये पानी बना के रख लें। आप पूरा दिन गोश्त खाते रहें, लेकिन ये पानी घर में जग में बना के ज़्यादा सारा रख लें या किसी कूलर में। सारे बच्चों को, घर वालों को, खुद भी यही पानी इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, ना डायरिया होगा, ना सर दर्द होगा, ना पेचिश लगेंगे, ना मरोड़ उठेगा, ना दिल की धड़कन तेज होगी, ना घबराहट होगी, ना बेचैनी होगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा होगा कि खाना अच्छे तरीके से हजम होगा। इसमें ये पुदीना आजकल बड़ा फ्रेश और बड़ा खूबसूरत आ रहा है, ठीक है, और ये पुदीना आपने लेना है, थोड़ा सा पुदीना ले लें, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, ठीक है, अजवाइन के बाद थोड़ी सी सौंफ ले लें। अब ये तीनों चीजें लेके आप थोड़ी थोड़ी को 3-4 लीटर पानी में उबाल के रख लें,
ओके। अब ये पानी जो है पुन के आप इस्तेमाल करें पीने में। आप जो कह रहे हैं ना, ऐसे अफराद जो खाना हजम नहीं होता, यकीन करें ये साथ इस्तेमाल करना शुरू करें, खाना फौरी तौर पे हजम भी होगा। अच्छा, ये पानी में तीनों चीजें बॉईल करके रख दें, रख ले और ये पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, यही वाला पानी इस्तेमाल करें। जब भी आपने पानी पीना, आपने ये वाला पानी इस्तेमाल करें। बेशक आप ठीक हैं या फिर नहीं ठीक है, आप ये इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपने, क्योंकि आगे जो है ना वो बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना है, ये पानी हमने पीना है। बड़े बुजुर्ग सारे पी सकते हैं, सारे पी सकते हैं घर में इसमें, और शुगर पेशेंट भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें ना मीठा है ना नमक है। ब्लड प्रेशर हाई वाला पेशेंट भी पी सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो वाला पेशेंट भी, कोलेस्ट्रॉल वाले भी पी सकते हैं, यूरिक एसिड वाले भी पी सकते हैं। ये जबरदस्त किस्म की अजवाइन है, सौंफ है और पुदीना है। और ऐसे अफराद जिनको डायरिया हो जाता है, पेचिश लग जाती हैं, ऐसे मसले में सिर्फ ये पुदीना लें, अच्छा। इसका कहवा बनाएं और कहवा बनाने के बाद इसमें ये लेमन निचोड़ लें थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा आधा कप या 2-4 चम्मच पिला दें, फौरी तौर पे फाका हो जाएगा। ओके, मतलब जिनको बहुत ज्यादा पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उनके लिए बेहतरीन चीज है। और ऐसे अफराद जिनका यूरिक एसिड बढ़ हुआ है, उनके लिए यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है उसके लिए बड़ा आसान सा उसको होता है कि जैसे ही बड़ा गोश्त खाया जाता है, फौरी तौर पे जब अगर रात को खाया तो सुबह उठेंगे तो ये स्वेलिंग होगी और ये आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे अकड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे और पेन इतनी ज्यादा होती है कोई चीज पकड़ी नहीं जाती। उसके लिए क्या करना है, अदरक ले लेना है आपने, और अदरक के साथ सौंफ ले लेनी है आपने। ठीक है, अदरक, सौंफ और सब्ज इलायची, सब्ज इलायची, ये 3 चीजें हैं। सौंफ और उसके बाद ये इलायची है और सौंफ है और अदरक है। 3 अदद इलायची ले लें, सब्ज इलायची, और 3 चुटकी ये सौंफ की ले लें, और एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का ले लें। इसका कहवा बना के आप पिला दें। यकीन करें आप पिलाएंगे ठीक 10 मिनट बाद देखिए आप हाथ बिल्कुल आपके एक्टिव हो जाएंगे। ये खून की सर्कुलेशन को तेज करता है और फौरी तौर पे तबीयत बेहतर हो जाती है। यूरिक एसिड के लोगों के लिए, ये पेशेंट्स के लिए, ये जिसमें सौंफ है, सब्ज इलायची है और सिर्फ अदरक है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल आपने करना है कहवे में। और कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इश्यू, उसकी बुनियादी वजह क्या है, हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो चर्बी से या देसी घी से बढ़ता है। हाँ, ऐसा नहीं फैट्स वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल सोर्स है। अगर आपके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो ड्राइनेस होने से, जब हम ये चीजें छोड़ी हैं, जब से देखें ड्राइनेस बढ़ी है और खुश्की बढ़ने से आपके कानों के अंदर आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, आप दायमी कब्ज के मरीज हो जाते हैं, बवासीर के, पाइल्स के मरीज हो जाते हैं। इसी तरह आपके जॉइंट जो है वो जवाब दे देते हैं, और ये बहुत सारे पट्ठों का खिंचाव, सर दर्द, डिप्रेशन, ये सारे नींद की कमी, ये सारी चीजें ड्राइनेस से पैदा होती है। और ड्राइनेस क्यों आती है, हम समझते हैं कोलेस्ट्रॉल आता है मीठा इस्तेमाल करने से। आप चीनी तरक कर दें, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये पुदीना पड़ा हुआ है, पुदीने, सिर्फ पुदीने का कहवा बनाएं। अगर सौंफ थोड़ी सी डालना चाहें डाल लें, इसका कैप आपने सिप ले लेके पी लें, फौरी तौर पे जलन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके जलन हो जा रही है लेकिन कोई चीज नहीं आपके पास, आप दफ्तर में बैठे होते हैं, डिस्पेंसर होता है, गर्म पानी लें, गर्म पानी 1 गिलास छोटे छोटे सिप लेके पिए, ठीक 5 मिनट से पहले पहले आपकी जलन खत्म हो जाएगी। क्योंकि अक्सर होता है कि हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से अगर अंदर भी इन्फेक्शन है, जख्म है, तो ऐसी चीज़ हमने कोई स्पाइसी चीज़ खा ली तो वो अब गर्म पानी क्या करता है, उसे बहा के नीचे ले जाता है। तो ये गर्म पानी जो है ये तो यूरिक एसिड का जब पेशेंट आता है तो मैं कहता हूँ आप गोश्त खाएं, लेकिन कम अज़ कम 20 गिलास पानी के पिए ईद वाले दिन, अगले दिन, क्योंकि पानी अकेला ही इतना ज़बरदस्त, मेरा एक्सपेरिमेंट है इतने मरीजों के ऊपर, आपको यूरिक एसिड का मसला है, आप 15 दिन 20-20 गिलास या 15 से 20 गिलास पानी पी लें, जाके रिपोर्ट कराएं आपका यूरिक एसिड नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ पानी। क्या होगा, उससे आपको यूरिन ज्यादा आएगा, यूरिक एसिड खारिज हो जाएगा। उसी तरह से वो जो आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल्स कहते हैं ना, वो बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें साथ एहतियाती तदाबीर बताता होता हूँ कि गोश्त नहीं खाना, करेले, मेथी, पालक, साग, कोई गर्म चीज नहीं खानी, सिर्फ सब्जियां, फल और सलाद, 3 चीजों पे रहें और पानी ज्यादा पिए। यूरिक एसिड का इलाज सिर्फ पानी है। पानी है कि जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे, और इस ईद पे भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि अगर जो भी आप गोश्त वाली चीजें खा रहे हैं वो हजम अच्छी हो जाए और आपकी सेहत खराब ना हो। इसमें ना आपने एक चीज देखी है, ईद वाले दिन अक्सर औकात ईद वाले दिन या अगले दिन डेंटिस्ट के पास लोग पहुंच जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है, गोश्त अंदर फंस जाता है। इसका बड़ा आसान सा टिप्स बताता हूँ। जब गोश्त आपके दांतों में फंस जाए तो सिर्फ सादा बुरश लें, ऊपर पेस्ट नहीं लगानी, बुरश लेके आप उसको कर लें, फौरी तौर पे गोश्त का टुकड़ा निकल जाएगा। और इसके साथ एक छोटा सा टिप्स है, अगर आपका अंदर सोजन हो गई है, सोजिश है या अंदर रेशा है, एक
कप गर्म पानी, उसमें नमक मिलाएं, उसकी कुल्ली करें, उसके बाद एक कुल्ली एंड पे फटकड़ी की कर लें पानी में डाल के। ठीक तो है, इंशाल्लाह तो उससे वो मसला आपके हल। सारे प्रॉब्लम खासतौर पर के दांतों के वो हो जाएंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और फ़ैसले इंसान को आसमान पर भी पहुंचा देते हैं और कुछ ज़मीन पर भी गिरा देते हैं। फ़ैसले करना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब दिल कुछ और कह रहा हो और आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो। ज़िंदगी में हर कोई फ़ैसला साज नहीं होता। कुछ लोग खुद पर एतमाद नहीं रखते, हर बात पर दूसरों की तरफ देखते हैं, या फिर जज्बात के तूफान में बहकर ऐसा फ़ैसला कर बैठते हैं जिसका पछतावा इंसान को वक्त गुजरने के साथ साथ होता है। अब फ़ैसला साजी की ताकत एक तोहफ़ा है। जिसके पास हो वो कठिन रास्तों को भी मंजिल बना लेता है, और जिसके पास ना हो वो आसान मौके भी अपने हाथ से गंवा देता है। ज़िंदगी में फ़ैसला साजी की ताकत कितनी अहम है, इस पर हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए काशिफ फराज साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और किसी भी कह लें कि तारुफ के मोहताज नहीं है, इतनी खूबसूरत बातें करते हैं। तो आज भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, और अगर है तो किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोग इसको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं और गलत भी यूज़ कर रहे होते हैं अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो उस पर बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ साहब, डिसीजन मेकिंग पावर या फिर कह लें कि फैसला साजी की ताकत आपके पास हो, तो ये होना कितना ज़रूरी है पहले तो आपकी ज़िंदगी में कि फ़ैसला साज आप खुद हैं और ये इसकी ताकत भी आपके पास है? पहली बात तो ये कि ये तय करना कि फ़ैसला साजी कहते किसको हैं। अच्छा। एक इंसान का मतलूबा सहूलियात या उसके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी रोशनी में उसको बेहतरीन चॉइस करना, दैट इज़ फ़ैसला साजी। अब आपने जैसे कहा कि ये क्यों अहम है, ये इसलिए अहम है कि ज़िंदगी का बुनियादी स्तून है जी। एक बड़ी खूबसूरत रिसर्च है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की, वो कहती है कि एक नॉर्मल इंसान को दिन में 70 के करीब तकरीबन फ़ैसले लेने पड़ते हैं। मसलन देखिए, सुबह उठना एक फ़ैसला है, सुबह पहनना क्या है, खाना क्या है, सैर पे कहाँ जाना है, गाड़ी पे जाना है, कैसे जाना है, मतलब सुबह से लेकर अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन 10 बजे तक हमें कोई 25-30 फ़ैसले आपको मुझे ले चुके होंगे हम। अब अगर हम ये सारे फ़ैसले ना लें तो ये वक्त वापस नहीं आना मेरे और आपके लिए, ये गुजर जाना है, फ़ैसले भी गुजर जाने हैं। जब हम इन टाइम फ़ैसला नहीं लेते तो कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते वेले दियां टकरां, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 इंग्लिश में कहा जाता है कि जब आप वक्त के ऊपर एक स्टिच नहीं लगाते तो फिर वक्त के बाद आपको 9 स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, फिर भी आपका काम नहीं बनता। सो इन टाइम डिसीजन लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी का जो सफ़र गुजर गया, जो पानी, उसको कहते हैं दुनिया में अगर आप जाएँ वो कहते हैं ऑक्स ब्रिज, तो वो कहते हैं ऑक्स ब्रिज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नीचे पानी गुजरता है। ये पानी दरअसल वक्त का पानी, इल्म का पानी, नॉलेज का पानी है। वो कहते हैं जब ये गुजर गया ना, ये दोबारा ये कतरे वापस नहीं आ सकते। तो इसमें जो डिसीजन लेना है वो उसी वक्त लिया जा सकता है, उसके बाद या उससे पहले नहीं लिया जा सकता। वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना किसी का कि जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था तुम ही मिलते तो अच्छा। तो एक वक्त में जो चीज़ चाहिए उस वक्त उसका हासिल करना, ये डिसीजन मेकिंग है। और डिसीजन मेकिंग इतनी अहम है कि आप छोटे से काम से शुरू करते हैं। जब आप बच्चों को सिखाते हैं डिसीजन मेकिंग, बच्चों को स्कूल भेजना, यूनिफॉर्म पहनाना, और यही बच्चे बड़े होकर फिर माइकल एंजेलो से, किसी ने कहा, माइकल एंजेलो काम कर रहा था, किसी ने पास से गुजरते कहा मैं तुम्हें रोजाना देखता हूँ, ये तुम छोटे छोटे काम कर रहे होते हो मुजस्मे का। अच्छा। उसने कहा छोटे छोटे काम मिलकर कामलियत बनते हैं, परफेक्शन बनते हैं। बेशक, बेशक। तो ये छोटे छोटे काम करते जाना ये सिखाते हैं कि फिर आपने बड़े होकर बड़े बड़े काम कैसे करने हैं। सो डिसीजन मेकिंग इसलिए अहम है कि ये छोटे काम से आपको बड़े काम तक लेके जाएगी, ये आपको माइनर से बिग की तरफ लेकर जाएगी, और यही डिसीजन मेकिंग है जो कल आपको कामयाब करती है, जब आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। फिर आप मुल्क व मिल्लत के भी काम आते हैं और इस दुनिया में अपना एक अनमिट नकूश छोड़ के जाते हैं। ये सिर्फ वही लोग होते हैं जो फैसला साज होते हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, उन्होंने एक रिसर्च की कि दुनिया के जो टॉप के कामयाब लोग थे वो कौन थे। उन्होंने कहा जी एक खूबी ऐसी थी उनमें जो आम लोगों में नहीं थी, वो थी वक्त के ऊपर कुव्वत फैसले की ताकत, कि आप डिसीजन लें। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसी ने उनसे पूछा
कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। उन्होंने कहा मैं डिसीजन लेता हूं और फिर उसको साबित करता हूं कि वो ठीक था। एक तरीका ये भी है कि आप पहले डिसाइड कर पहले लें decide कर और फिर लेते हैं, डिसीजन उसके लें। एक तरीका ये है कि आप पूरा सोच समझ कर डिसीजन ठीक लें है। और फिर उसके ऊपर स्टैंड ले लें। ओके। दोनों सूरतों में कामयाबी आपका मुकद्दर इसलिए बनेगी कि आप कॉन्फिडेंट है, आपने इत्मीनान किया अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर। ठीक है। सो अगर ये खूबियाँ आपके अंदर हों तो फैसला साजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इस मामले में बहुत से लोग कहते हैं जी आप जज्बात में आके फैसला ना लें, जज्बात में आप कोई भी डिसीजन ना लें, कि जज्बात में आके जो फैसले होते हैं ना वो ज़्यादातर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वाकई ऐसा होता है? बहुत अच्छी बात की आपने। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक तहकीक है, उन्होंने एक 2 लाइनें लिखी हैं, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। ओके। जज्बाती फैसला एक ऐसी चीज़ है जो वक्ती तौर पर आपको लज्जत देता है, मज़ा देता है, अच्छा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके लिए रिग्रेट पैदा करता है, शर्मिंदगी पैदा करता है, निदामत का बायस होता है। इसलिए हमें हुक्म दिया गया है कि जब तुम जज्बात की हालत में हो कभी डिसीजन ना लो। पूछा गया या रसूलल्लाह जज्बात की हालत से कैसे वापस आया जाए, गुस्से से कैसे बचा जाए? आपने कहा खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो दोबारा बैठ जाओ और हाफ ग्लास पानी पियो। दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 सेकंड्स डिले जो एक असूल है पूरी दुनिया में, उसको गुजारने की बात करते हैं। जब आप जज्बात में फैसले करते हैं तो एक्चुअली आपके पास मतलूबा जो ज़राए होते हैं आप उनको सही इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते, बट हिप हैज़ल्डली आप डिसीजन ले रहे होते हैं। अच्छा, जल्दी फैसला करना और तखीर से फैसला करना ये दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं। अच्छा। अब जल्दबाजी में जब फैसला करते हैं तब मशवरा नहीं कर पाते। मशवरे की बहुत अहमियत दी गई है कुरान मजीद में कि आप मशावरत करो, पूछ के करो फैसले, देखो कि आपके सीनियर कौन है, पहले किसने ये काम किया। नंबर 2, जब वो जज्बात में फैसले करते हैं तो आपकी सलाहियतें जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में नहीं होती। ठीक है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब फिर कैसे फैसला करें? मैंने कहा जब मुश्किल फैसला हो सो जाएं। जब मुश्किल फैसला हो सो जाएं। अच्छा, सो जाएं? सो क्यों? जाएं इसलिए कि जब आप सोते हैं तो आपके जज्बात, आपके इमोशंस जो है ना वो कूल होते हैं। जब वो कूल होते हैं, जब आप उठेंगे ना तो वो जो अपने तौसब में, जल्दबाजी में, गुस्से में डिसीजन लेना है वो काफ़ी हद तक कूल हो चुका होगा। अब जब आप डिसीजन लेंगे तो बड़ा रैशनल डिसीजन होगा, लॉजिकल डिसीजन होगा और एक ख़ास सोच के ऊपर डिसीजन आप लेंगे। सो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कम से कम नैपिंग ले लें, 10-15 मिनट के रेस्ट कर लें, ठंडा पानी पिएं, अपने आप को थोड़ा सा कूल करें, वॉक करें, थोड़ा सा वर्जिश करें, थोड़ा सा नज़ारे देखें, कुदरत के नज़ारे मतलब देखें। थोड़ा सा अपने कूल करने का मकसद ये है कि आप ठंडे होकर जरा अब डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर फिर होगा आपके डिसीजन लिए। लें तो फिर शायद आपका कुछ और डिसीजन भी हो बिल्कुल, सकता है। मंतक से वाला होगा और पछतावा ठीक निकल है। होगा। एक कॉलर है काशिफ साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, नूर अली साहब हैं और सिंध से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर बेटा, खैरियत ठीक ठाक? जी जी, शुक्र आपने अल्लाह तो बहुत सारे टॉपिक बता दिए। पहले बताया मोबाइल, फिर गर्मी, फिर सारे में सुन रहा था तो रुखसाना ने तो बताया सारा, तो हमारा तो अभी मुंह में पानी आ गया। गोश्त को कौन छोड़ता है? जी जी, ऐसे ही है, लेकिन एतदाल में रह के खाना चाहिए। अभी क्या सवाल करना चाहेंगे? अब डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन बात की, तो डॉक्टर साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो ये बताया है, जो जज्बाती फैसले होते हैं ना, तो बड़े को जो घर में बड़ा होता है उसको काफी सोचना चाहिए कि जो फैसला कर रहा है बच्चे के बारे में या किसी दोस्त के बारे में, तो उसको सोच समझ करके ये अपना फैसला सुनाए। जज्बात में जो फैसले हो जाते हैं फिर तो हमारी जिंदगी में ये कहावत है, फिर कांटे निकालने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। मतलब जज्बात में जैसे बड़े जो है ना वो छोटे बच्चों के लिए या अपने से छोटे लोगों के लिए बड़े जज्बात में आके फैसले कर लेते हैं। वो डिफरेंट कह ले के मरहलों में स्टेजेस ऑफ लाइफ हो सकती हैं, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि नहीं करना ही चाहिए। नहीं, ठीक उनकी बात है, मैं उनके साथ बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। देखिए, छोटे बच्चों का आप फैसला ना ले, उनको फैसला करने की सलाहियत दे दें। हाँ। ये सबसे बेस्ट बात होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त हमारा ये है, और आप और मैं देखते भी हैं कि जब हमारे घरों में फैसला साजी का वक्त आता है बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है यूजुअली। अच्छा, यही वक्त होता है जब बच्चों को आपने सिखाना है अच्छा फैसला कैसे लेना है। मसलन देखिए, एक बहन की शादी है और बच्चा छोटा है, फ़र्ज़ किया भाई है, वो मतलब 10 साल का 12 साल का है, उसके बैठने में क्या हर्ज है इस मामले में? क्योंकि जब वो बड़ा होगा फिर उसने कल अपनी बेटी की शादी करनी है, कल उसकी औलाद होनी है, हो सकता है उसकी कोई छोटी बहन हो, कल उसको उसका डिसीजन लेना पड़े। जब आप सिखाएंगे आज उसको, वो कल अच्छा फैसला करेगा। जब मैं उनके लिए फैसले लेना शुरू कर देता हूँ तो फिर उनको नुकसान क्या होता है, वो पूरी जिंदगी बाप और माँ की कमी महसूस करते रहते हैं। वो होते तो हमारे लिए फैसले करते, जो है ना वो फैसला खुद डिसीजन नहीं ले पाते। हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग कोई चीज बाजार में लेने जाते हैं, वहां से घर फोन कर रहे होते हैं, बिल्कुल फोन कर रहे होते हैं, ये वीडियो कॉल में, ये ले ले कि नहीं दिखा रहे होते हैं, ये देखें
इवन कि मैंने यंग लड़कियों को देखा, वो अपने सूट दिखा रही है, देखे ये 3 कलर है मम्मा, आप चॉइस करें। अब पहनना तुमने और चॉइस मम्मा से ले रही हो। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मम्मा का भी ये काम है कि जब वो लें बच्चों के लिए, तो बच्चों को फैसला साजी उनसे करवाएं। इसी तरह से आप लोगों ने किसी कुछ देना है, कुछ लेना है, घर बनाना है, चीज़ खरीदनी है, ईद की शॉपिंग करनी है। अभी देखिए बड़ी ईद आ रही है, लोगों ने अपने लिए कुर्बानी के जानवर लेने हैं। क्या हर्ज है अगर आप बच्चों को साथ ले जाए मंडी, बच्चों से कहें बेटा आप ना 3-4 चॉइसेस करो, फिर उससे बताएं बेटा ये जो आपने चॉइसेस की इसमें कौन सी अच्छी कौन सी, बच्चा सीख जाएगा। जिसको हम कहते हैं ना चाइना में, आप किसी को एक मछली खाने को देंगे, एक वक्त खाएगा, उसे पकड़ने का तरीका बताएंगे, पूरी जिंदगी खाएगा। स्किल दें उसको, स्किल दें, तो बच्चे को स्किल दे दें, वो फैसला साजी खुद करना सीख जाए। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी बात हमारे भाई ने सेंस से की कि बच्चों के डिसीजन आप न लें, बच्चों को खुद डिसीजन करने दें, उनको सेल्फ सस्टेन करें, उनको एतमाद दें कि वो अपने फैसले खुद करने के काबिल हो सकें। अच्छा काशिफ साहब, अब यही इसी चीज़ को अगर आगे लेके जाएं तो जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि डिसीजन मेकिंग पावर अगर किसी के पास होती भी है, बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए होते हैं और उनको पता होता है कि वी हैव दैट पावर, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो अच्छा डिसीजन भी लें। कभी कभी वो अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, गलत फैसले भी ले लेते हैं जो किसी और के लिए भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसी पावर से फिर हम लोग किस तरह, या ऐसी सलाहियत या ऐसी चीज़ से किस तरह हम निपट सकते हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है कि जो कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, जब इतनी ज़्यादा ताकत होती है तो फिर बाज़ का फैसले गलत भी होते हैं आपसे, और आप गरूर में घमंड में फ़ैसले करते हैं। इसलिए कहा गया कि जब भी फैसला करो तो आजिज़ी इख्तियार करो, ये कहो कि अल्लाह मैंने ये फ़ैसला किया है। उसके लिए बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इस खंजर की तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर। यानी आप अपनी पूरी एफर्ट करके, मेहनत करके, इल्म वालों से पूछ के, मशावरत करके डिसीजन लो, फिर डिसीजन अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, ख़ता हो सकती है इंसान से, ख़ता और चीज़ है। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया कि कुछ लोग ऐसे डिसीजन करते हैं जो उस महकमे को या लोगों को इन द लॉन्ग रन नुकसान देते हैं, ये वो लोग हैं जो जहनी मर्ज का शिकार हैं। एक तो होते हैं ना फैसला ना होना, उसको हम कहते हैं डिसाइडोफोबिया, यानी कि फोबिया है डिसीजन ना लेने का। लेकिन एक लोग वो होते हैं जो इस बात से डरते रहते हैं कि क्रिटिसिज्म ना हो जाए, इसको हम कहते हैं एनोसियोफोबिया। एनोसियोफोबिया ये है कि वो है ना बड़ा खूबसूरत कि दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। तो बास का दुनिया के डर से कि दुनिया क्या कहेगी हम डिसीजन नहीं लेते। और तीसरा जो आपने कहा कि गुरूर की वजह से, अपने घमंड की वजह से हम डिसीजन लेते हैं जिससे हम नुकसान देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तीनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। घमंड में फैसला करना, ना फैसला करना, लोगों के डर से फैसला करना। सो डिसीजन हमेशा वो लें जिससे इन द लॉन्ग रन आपको, आपकी फैमिली को, आपके मुल्क को, आपकी मिल्लत को, आपकी कंट्री को, ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं उनको, और फिर ह्यूमन राइट्स को एक अच्छा डिसीजन मिले, एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट हो, ना कि वो सबके लिए एक बुराई हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी, बल्कि हर लम्हा आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है कि आपने क्या करना है, अगले लम्हे आपका अगला लम्हा आपका किस तरह का गुजरेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी फैसला करें, तो बहुत ही सोच समझ के करें कि उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है, या फिर आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें। काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम फैशन के हवाले से। तो फैशन में भी समझें कि नई नई जिद्दत आती जा रही है, नई चीज़ें आती जा रही है, टेक्नोलॉजी अब फैशन इंडस्ट्री में भी आ गई है। यूजुअली हम देखते हैं कि हम डिज़ाइनर के पास जाते हैं, जी हमें ये कपड़े बना दें, इस तरह के कपड़े बना दें, इसके ऊपर ये एम्बेलिशमेंट कर दें, ये एम्ब्रॉयडरी कर दें, इस तरह का स्टाइल हमें बना दें। तो वो एक पेपर के ऊपर खाका सा बनाते हैं, तो हम उन्हें बता के आ जाते हैं। अब जो है ना, अब फैशन इंडस्ट्री में भी, फैशन डिज़ाइनिंग में भी डिजिटल कह लें कि डिजिटलाइज्ड हो गई है कि आप जाएं, आप उन्हें बताएं कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको फ्रॉक ऐसा चाहिए, आपको वो सारा, आपको 3D आप उसको कह सकते हैं, डिजिटल आपको वो पूरा एक बना के दिखाएंगे, और कि आपको इस तरह का सैम्पल चाहिए, आपको अपने कपड़े इस तरह के चाहिए, और वो फिर एज इट इज़ वैसे ही बनेगा। मतलब आप सोचें कि आपके सामने ही वो सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू या 3D पिक्चर आपके सामने आ रही है, और सेम एग्जैक्ट वो चीज़ फिर आपको बन के घर पर आ जाए, तो क्या ही बात है। और ये क्या ईजी हो गया है डिज़ाइनर्स के लिए भी। तो इसको इंट्रोड्यूस कराने वाली जो डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर है, डिजिटल फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, और आप ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने ये चीज़ कह लें कि
इंट्रोड्यूस कराई है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, तो ये किस तरह काम करती है, इसको आगे किस तरह लेकर जाएंगी। तो ज़ुहा खान ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं खैरियत से। ज़ुहा, ये जो आप नई चीज़ लेकर आई है डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग, ये है क्या, किस तरह इसको और इंट्रोड्यूस आपने करवाया? यू आर द फर्स्ट वन जो इस फैशन इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन को लेकर आई हैं, तो कैसे आपको इसका आइडिया आया? फर्स्ट वन मैं इस तरह से कहूँगी अपने आप को कि इट्स नॉट कि इंडस्ट्री में ये हो नहीं रहा था, बिकॉज जो हमारी आउटसोर्सिंग हाउसेज हैं उनको ये इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब कि दे हैव टू यूज़ इट। अगर आप किसी बड़ी कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट और उनकी सप्लाई चेन में इट्स कंपल्सरी कि आप डिजिटल फैशन को इंटीग्रेट करें, तो दे हैव टू डू इट। तो ओनली 1 or 2 नेम से कंपनीज वर डूइंग इट इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। और ये मैं बात कर रही हूँ 2020 की, ओके, कोरोना वाले टाइम में। दैट्स व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस एज अ फील्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता ये एग्जिस्ट करती है। अच्छा। और ग्लोबली आई वाज द फर्स्ट वन जिसने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, एंड आई एम आल्सो वर्किंग विद स्टूडेंट्स ओवर हियर कि उनको टीच करें एंड यू नो स्प्रेड डिजिटल फैशन विद इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको ये आइडिया पहले आप कर रही थी, इसी इंडस्ट्री में काम कर रही थी और आपको आइडिया आया कि अच्छा यहाँ पर अभी एक थोड़ी सी स्पेस है कि मैं यहाँ पर जा सकती हूँ, जंप इन कर सकती हूँ और इस चीज़ को लेकर हाईलाइट कर सकती हूँ। तो आप ऑलरेडी फैशन इंडस्ट्री में थी? जी, मैं फैशन इंडस्ट्री में थी, मैंने फैशन मार्केटिंग पढ़ी हुई है। Okay. तो मैं मार्केटिंग वाली साइड पे थी एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग फैशन इलस्ट्रेशंस, जो कि एक डिफरेंट सी यूनिक सी फील्ड है, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट। तो मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में थी एंड आई वाज पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल ग्रुप ऑफ इलस्ट्रेटर्स, जिसके अंदर हम बस जस्ट 20 to 30 पीपल, जो कि हम रनवे पे कोई रनवे आए तो फिर वी कैन यू नो मेक दैट स्केच और उसको उसी वक्त हम लॉन्च करते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फील्ड लगी थी मुझे। तो जो कंपनी थी उसने मेरा काम देखा जो मैं फैशन इलस्ट्रेशंस कर रही थी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने मुझे हायर किया एंड दे गिव मी 3 months टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर। मैंने कहा मुझे तो पता ही, मुझे तो फैशन मैंने पढ़ी ही नहीं उस तरह से, मुझे पैटर्न मेकिंग नहीं आती। बट देयर लाइक इट्स ओके, इट्स नॉट दैट हार्ड। आप गई तो फैशन यूनिवर्सिटी में थी एंड वी टॉट ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर 1 year दो, लेकिन हमें सिखाते हैं। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर आई पिक्ड अप एंड उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर और गेमिंग साइट पे और इस तरफ के, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है। तो इसमें सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होती हैं और किस तरह सारे बनाई जाती हैं, क्या चीज़ें किस तरह होता है ये? सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। जैसे रियल लाइफ में आपने खाके की बात की, तो वो खाका भी हम बनाते हैं डिजिटली फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे कहीं पे, फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी डिजिटल फैशन सॉफ्टवेयर के अंदर। और बेसिकली उसके अंदर आपको 2 विंडोज़ दिखाई देती हैं, एक के अंदर आप पैटर्न बना रहे हो और दूसरी विंडो के अंदर आपका एक कैरेक्टर या एवटार खड़ा हुआ है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। और हम इसको इस हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि जो एवटार है मैं आपकी बॉडी मेजरमेंट्स लेकर उस पर डाल सकती हूँ, और इवन टू द हेयर, ईच एंड एवरी डिटेल, आपके मेकअप तक। और फिर मैं उसको आप ही का सेम जो आपने भी आउटफिट पहना है वो आउटफिट उस पर पहना के वी कैन डू शूट्स। और अगर आपका ये गारमेंट अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हम, क्योंकि उसकी पैटर्न तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसकी साइजिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग करके स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और ये सारा ऑटोमेटेड है, एट द क्लिक ऑफ अ बटन ये सब कुछ हो रहा है। ओह माय गॉड, कि एआई या ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन एआई नहीं कहूंगी मैं इसको, टेक्नोलॉजी कहेंगे हम इसको। बिल्कुल एआई से हम एनहांस करते हैं इसको। जैसे एवटार को हम इतना रियलिस्टिक कर देंगे कि अगर मैं पोस्ट लगाऊंगी कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने असल में इस लोकेशन पे जाके शूट किया है या मैंने किसी सॉफ्टवेयर पे बनाया है। ओके, तो दैट इज वेयर एआई आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। बहुत रेयर लोग हैं जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और ये साथ साथ फुटेजेस भी चल रही हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी डिज़ाइनर ने बनाई है। जो हमारे साथ ज़ोहा इस वक्त हमारी गेस्ट मौजूद है, उन्होंने ये सारी इलस्ट्रेशन बनाई हुई है। तो ये कितना हार्ड वर्क है इसमें, अगर देखा जाए स्मार्ट वर्क ज़्यादा है या हार्ड वर्क ज़्यादा? इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ओके, क्योंकि डिपेंड करता है आप सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा मिड रेंज वाला सिस्टम यूज़ कर रही हूँ और मैं कहूँ मैंने पूरा एक एनवायरनमेंट बनाना है, उस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने शूट करना है अपना, या मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पैटर्न बनाया है और उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल फ़र एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा फैब्रिक है कि अगर मैं उसको
किसी भी डिजिटल सॉफ्टवेयर में डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लैग क्रिएट करता है, तो अक्सर डिज़ाइनर्स ना बहुत हिचकिचाते हैं फर स्पेसिफिकली यूज़ करने से। तो आपके सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है, तो स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कौन सा सिस्टम Designer में क्या preference है। कर रहे हैं, कि प्रेफरेंस Yes. सही है आपकी। तो ये खासतौर पे ये डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग, अब ये कि जो हमारी रिवायती फैशन डिज़ाइनिंग है उसको किल कर देगी आपको लगता है इन कमिंग ईयर्स? किल इस तरह से करेगी कि ये प्रोसेस का इस तरह से सीमलेसली पार्ट बन Okay. जाएगी कि हमें फील भी नहीं होगा कि अच्छा ये दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा। क्योंकि अभी तो हम इसको बहुत सेपरेट करके काउंट करते हैं ना, बट बेसिकली आपको डिजिटल फैशन के दो पार्ट्स हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक क्रिएटिव पार्ट है, एक टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट इज़ एक्चुअली व्हाट हेल्प्स इस प्रोडक्शन के वक्त कि मैंने मुझे ढेर सारे सैम्पल्स बना के अपने बॉसेस से या क्लाइंट से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सिर्फ 50 पीसेस लॉन्च करने हैं, उसके लिए मैं 150 बना के अपने बॉस को दिखा रही हूँ, डू यू लाइक दिस, डू यू नॉट लाइक दिस, तो वो जो बाकी वेस्टेज है उसका हम क्या करेंगे? तो वो वेस्टेज ख़त्म हो जाती है और हमारा जो टाइमलाइन है ना वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है कि हमने आज अप्रूव करवाया है, पैटर्न्स बने हुए, हमने अपनी लेज़र कटिंग मशीन्स को भेजना है, कारीगर ने सिर्फ उसको स्टिच करना है, प्रोडक्ट तैयार है, वी कैन सेंड इट टू स्टोर्स और ई-कॉमर्स में भेज सकते हैं। तो वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो ये एक कोर पार्ट है आपकी फैशन प्रोडक्शन का जो कि अब बन चुका हुआ है ग्लोबली भी और लोकली भी। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फैशन इंडस्ट्री है उन्होंने अडाप्ट किया है इस चीज़ को, क्या नहीं किया हुआ? यस, अब तो क्योंकि तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं इसको आए हुए, तो कई ब्रांड्स ने, हमारी जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज हैं, अच्छा। उन्होंने यूज़ कर लिया है, ऑल्दो वो उसको उस तरह से मार्केट नहीं करते क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया है। लेकिन अगर आपने क्रिएटिव साइड की तरफ जाएं जिसके अंदर मार्केटिंग आ गई, आपने गेमिंग की कोई स्किन बना ली, आपने कोई फिल्टर बना लिया, इस तरह की जो क्रिएटिव वाली चीज़ें वो अभी तक कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सीधी सी बात है आपकी अगर ऑडियंस समझ नहीं रही किसी चीज़ को तो एक टाइम लगेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस क्रिएट करने में, तो वो चीज़ अभी लैक करती है। लेकिन ये चीज़ हम ग्लोबली अगर देखें तो इंटरनेशनली भी लोगों को अवेयरनेस अभी आ रही है, शो आने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बैक एंड पे प्रोडक्शन में ये यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब फ्रंट एंड पे अभी इसको अवेयरनेस होते हुए टाइम लगेगा, बैक एंड पे जो टेक्निकल चीज़ें उनमें अभी यूज़ हो रहा है ये? बिल्कुल हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर पाकिस्तानी कंपनी में यूज़ हो रहा है, लेकिन जो बड़ी मैस मार्केट जो हमारी कंपनीज़ हैं उनमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपने बैक एंड टू एंड आपने बहुत ज़्यादा कलेक्शंस बनानी है, बहुत ज़्यादा लॉन्चेस हैं, तो उसके अंदर बहुत इजी हो जाता है, आपका अप्रूवल प्रोसेस भी इजी हो जाता है और आपकी प्रोडक्शन भी बहुत इजी हो जाती है। अब जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत से डिज़ाइनर्स भी हम देखते हैं कि मार्केट में एक तो चले ब्रांड्स बन गए हुए हैं ना कुछ लोग, अब कुछ नए नए डिज़ाइनर्स भी आ रहे हैं जी, ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद वो जी फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ भी आ जाते हैं, उनको भी हेल्प करेगी ये चीज़ अगर इस साइड पर जाएँ तो? बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने एक नई चीज़ बनानी है, मैंने एक नई सिलुएट बनानी है, तो मैं जो इतना ज़्यादा महंगा कपड़ा ख़रीद के लाऊंगी और उसको हाथ से बनाऊंगी, ड्रेप करूंगी, एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करने का मार्जिन नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में तो मैं कुछ मतलब लिमिटेशन ही नहीं है ना, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। फिर उसको मैंने किस तरह इस तरह से शेप करना है कि वो एग्जीक्यूशन की तरफ आए, वो फिर एक डिज़ाइनर की स्किल आती है उसके अंदर कि मेरा पैटर्न इतना परफेक्ट हो कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम्स आए, और सॉफ्टवेयर में ये चीज़ बहुत हल होती है क्योंकि पैटर्न अप्रूव हुआ हुआ एक तरह से। अगर एवटार के ऊपर वो चीज़ आपको दिख रही है, दैट मीन्स रियल लाइफ में वही होगी। अच्छा, मतलब एवटार के ऊपर अगर आपको वो चीज़ दिख रही है तो एग्जैक्ट वो रियल लाइफ में भी वैसे ही आएगी? एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब ये अब एक कह लें कि सहूलत हो गई है लोगों को कि वो एक पूरा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा वो 3D की सूरत में ही देख सकते हैं ना उसको, बिल्कुल, कि मतलब पूरा एक एवटार है और उसने आप वही वाले कपड़े पहने जो आपको चाहिए। ये सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल होगी गेमिंग में। कोई भी कैरेक्टर है, सबने गेम्स तो खेली होंगी आई एम श्योर, तो उसके अंदर किसी भी कैरेक्टर ने कोई भी कपड़े पहने हुए हैं ना, अब अगर मैंने कोई बेसिक शर्ट नहीं बनानी, उसके अंदर मैंने फ्लेयर्स डाली हुई हैं, कहाँ पे कट आ रहा है, सीम लाइन कहाँ पे ख़त्म हो, वो सारी डिटेल अब हर कोई एक ही पेज पे, डिज़ाइनर के तो जहन में है लेकिन कारीगर को भी पता है, हमारे मार्केटर को भी पहले से पता है, अच्छा हमने ये वाली चीज़ की इस तरह से हमने इसकी बज़ क्रिएट करनी शुरू करनी है, तो सारी टीम्स जो है ना वो एक ही पेज पे आ जाती हैं इससे। वरना अगर मैं कहूँ कि अच्छा मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहती हूँ, किसी को समझ नहीं आएगी जब तक मैं इसको एक विजुअलाइज नहीं करती, मैं किसी एक फॉर्म में, पिक्चर में या वीडियो फॉर्म में नहीं लेकर आती कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो इसका क्या आपको लगता है, इसका फ्यूचर क्या है, और इन कमिंग
डेज और फ्यूचर, इसमें हमें डिग्री करवानी चाहिए आगे जाके? आपको क्या लगता है कि अब हमें किस साइड पर जाना चाहिए? डिग्री आपको पता है 3 साल पहले आई थी लंदन स्कूल ऑफ फैशन में, और ये वाहिद थे जो डिजिटल फैशन को कर रहे थे एज अ डिग्री बट फॉर मास्टर्स ओनली। ओके। और राइट नाउ हमारे जितने भी हमारे जो फैशन इंस्टीट्यूट है PIFT जहाँ से मैं ग्रेजुएटेड हूँ, वहाँ पे वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट एज अ कोर्स, ताकि जो हमारे फैशन मार्केटिंग और टेक्सटाइल के बच्चे हैं दे हैव दिस एक्सपोजर, एंड सम यूनिवर्सिटीज आर ऑलरेडी डूइंग दिस ऑल्सो। तो जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं दे ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस। अच्छा, मतलब ये ऑलरेडी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसको आ गया हुआ है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू चेंजिंग्स को जो है ना वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है, तो ये जो इतनी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है कि आपको ऑब्सोलीट होते हुए टाइम नहीं लगता है। एग्जैक्टली हाँ, ये तो सब इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से होता है, और इसमें शायद ज़्यादा ही होता होगा, बिकॉज हर दूसरे दिन तो कोई नया फैशन आ जाता है, ऐसे कोई नई चीज़ आ जाती है, ट्रेंडिंग में आ जाती है कोई चीज़। अभी आपने एक कपड़ा बनाया हुआ होता है कि अच्छा हम ये कपड़े पहनेंगे, दूसरे दिन ही वो जो ट्रेंड है ना वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अब आजकल जैसे ये फर्शी शलवार की बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उसको भी डेमोस्ट्रेट हम कर सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल, क्यों नहीं, हम पूरा रैंप वॉक आपको करा के दे सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, सही है कि ये बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। तो आपको क्या लगता है जोहा कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास? वो अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कहाँ इसमें तो चले उनके पास एक रूम है ही है, वो अपनी जगह बना सकते हैं जिस तरह आप अपनी बना रही हैं। इसके अलावा वो कहाँ पर अपना जो है ना नाम या अपनी जगह बना सकते हैं? ये जो फील्ड है ना ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप करती है इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक IT में आती है, गेमिंग में आती है, इवन टू एन एक्सटेंट कि आप VFX वाली साइड को भी टच करते हैं, CGI वाली साइड को, एंड देन फैशन इटसेल्फ। अब यू हैव टू डिसाइड कि आपने इसमें से कौन सी नीश में जाना है, और फिर वहाँ से आप यू बिल्ड अपॉन इट। आपके जो साथ जो लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ आपको पहुँचना है, यू कॉन्टैक्ट देम, आप उनको कोल्ड DMs करो, कुछ भी करो, बस टॉक टू देम। यू नेवर नो कि कौन आपकी हेल्प कर दे, किधर से कौन सा दरवाजा खुल जाए, यू नेवर नो। ठीक है, मतलब आपने अपने लिए खुद ही दरवाजे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, किसी ने आगे आगे नहीं देनी है। नॉक ऑन एवरी डोर। तो वो जब तक कोई दरवाजा खुलता नहीं है तब तक आप नॉक करते रहे। मेरा तो एक ये भी प्रॉब्लम था ना कि आई स्टार्टेड सो अर्ली कि नोबडी वाज डूइंग इट, आई हैड नो वन टू फॉलो और आस्क कि ये क्या है। बट फॉर पीपल नाउ हु आर एंटरिंग इट, I am always available, DM me on LinkedIn, Instagram, anywhere, I'm always available. मेरे साथ के और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं who then dived into it. तो mentorship अब है, पहले बहुत इसकी कमी थी। ठीक है, तो हमारे साथ जोहा खान मौजूद थी, डिजिटल फैशन डिज़ाइनर हैं, और उनसे हम बात कर रहे थे कि ये डिजिटल फैशन इंडस्ट्री में किस तरह पहुंची और ये होता क्या है। तो जोहा, थैंक यू सो मच, इट्स लवली मीटिंग यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, बहुत से बच्चे जो है ना अब घरों में सिर्फ आराम कर रहे हैं या सैर व तफरीह कर रहे हैं, लेकिन ये छुट्टियां सिर्फ इसके लिए नहीं होती हैं, बल्कि अपनी स्किल्स को निखारने का, उन्हें पॉलिश करने का एक बेहतरीन मौका भी आपको फराहम करती हैं। कुछ तालीमी इदारे हैं वो समर कैंप्स का एहतमाम करते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स इन छुट्टियों के दौरान भी कुछ नया सीखने ज़रूर आते हैं, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाते हैं और अमली दुनिया के लिए वो ख़ुद को तैयार कर रहे होते हैं, इक्विप्ड कर रहे होते हैं। आज के दौर में जहाँ मुकाबला बहुत सख्त होता जा रहा है, वहाँ सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है आपके लिए, स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसलिए हम आज के शो में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स गर्मियों की छुट्टियों में कौन कौन सी ऐसी कारआमद स्किल्स हैं जो कि वो सीख सकते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो कि स्टूडेंट्स बड़ी ईजिली कर सकते हैं। मतलब वो इन छुट्टियों को भी, ये जो समर वेकेशंस हैं, इनको भी प्रोडक्टिव तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए रज़ा और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। लाहौर टीम का बहुत शुक्रिया आपकी पूरे प्रोग्राम की मैनेजमेंट। रज़ा साहब, बच्चे जो है ना वो घर में हैं, बच्चे तो बड़े खुश हैं लेकिन माँ बाप खुश नहीं है। माँ बाप कहते हैं
बच्चों को इतनी ज़्यादा छुट्टियां क्यों होती है, बहुत तंग करते हैं। तो आज उनके लिए ये हम सेगमेंट लेकर आए हैं कि आप अपने बच्चों की जो ये छुट्टियां हैं इसको किस तरह प्रोडक्टिव तरीके से गुजार सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो, और अगर बच्चे भी चाहते हैं, वरना बच्चे बहुत शैतान होंगे आजकल के। तो मुझे बताइए कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे कौन कौन से स्किल्स सीख सकते हैं, न्यू स्किल्स ऐसे हों जो कि वो बड़ी ईजिली सीख सकें। देखिए, मैं सबसे पहले तो वालिदैन को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे बिजली बनाई जाती है हाँ जी, और बच्चे के जहन में वैसे एनर्जी बनती है। हाँ। बिजली डेली बेसिस पे बन रही है, एनर्जी भी डेली बेसिस पे बन रही है। स्कूल की छुट्टियां होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी जो लर्निंग डेवलपमेंट है या उनके अंदर जो उसको स्किल्स stop डेवलपमेंट है कर उसको दें। स्टॉप कर दिया जाए। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे टीचर ने काम ज़रा थोड़ा कम करना होता है और वालिदैन ने अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा के उस एनर्जी को कंज्यूम करना होता है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है ये बहुत सारे फैक्टर्स में यूज़ हो सकती है। जैसे भी मैं आपने बताया कि सैरो तफरी वाला मामला चल रहा है, तो सैरो तफरी के अंदर भी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और आप कोई भी और एक्टिविटी करते हैं, आप अपने अजीज़ व क़ारिब के घर जाते हैं, आप कोई और पार्क्स में जाते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप बच्चों के इस टाइम को कंज्यूम करके आप बच्चों को इसमें उनकी एनर्जी का बेनिफिट उनको दे सकते हैं और बहुत सारी लर्निंग बच्चे कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट का और बच्चों की इस टाइम को कंज्यूम करने का, वहाँ पे मैं ये गुजारिश करूँगा वालिदैन से कि आज एक नया दौर आ गया और इस दौर में बच्चे कुछ डिफरेंट चाहते हैं। वो एक आज से जो पुराने जनरेशन थी उनके दौर में पढ़ाना बच्चों को आसान था, बच्चों को गाइड करना आसान था, बच्चों का आपके ऑर्डर्स को फौरी टेकअप करना बड़ा आसान था, क्योंकि बच्चे उस ज़माने में वालिदैन का नॉलेज बच्चों से ज़्यादा ही होता था। आज बिल्कुल डिफरेंस है, आज वालिदैन का नॉलेज बच्चों से कम है। ऐसे ही तो है। आप फिर जब आप बच्चे के पास नॉलेज ज़्यादा है और आपके पास कम है तो फिर बच्चा तो आप पे डोमिनेंट हो जाएगा। Obviously, और बच्चा कहेगा इनको तो आता ही कुछ नहीं, इनको तो पता ही कुछ नहीं जो मुझे पता है। तो इसके लिए मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि आप एक स्किल हासिल करें और बच्चे आपके तवज्जुह से 1000 स्किल हासिल कर सकेंगे। क्या बात और है। वालिदैन को वो एक स्किल ये हासिल करनी कौन सी? पड़ेगी कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसका इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। चैट जीपीटी की तरह के जितने भी एआई बॉट्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि परप्लेक्सिटी है या बार्ड है गूगल का, और इस तरह बहुत सारे बोट्स बने हुए हैं, उसको इस्तेमाल करना अगर सीख लें और उसके इस्तेमाल करने से वालिदैन अपना जो भी घर के मामलात हैं या जो भी डिसीजंस होते हैं जो या बच्चों डिसीजंस से होते हैं उसको रिलेटेड जो भी बिल्कुल, मामलात बिल्कुल, हैं, वो सारे मैनेज कर सकते हैं वालिदैन, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और उसमें बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं, नॉलेज के मुताबिक बातें बता सकते हैं और बच्चों से जो क्वेश्चंस कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक वालिदैन चाहते हैं कि हमने आज रेस्टोरेंट पे जाना है, तो वो बच्चे को आप टास्क दे दें कि अगर हमने रेस्टोरेंट जाना है तो आप बताइए मुझे कि आप मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेरे पास 4000 का बजट है, मेरे पास 5000 का बजट है, तो आपकी नज़र में कौन सा रेस्टोरेंट सबसे बेहतर है, आप किस रेस्टोरेंट में मिले जाना चाहेंगे, वहाँ क्या खिलाएंगे और उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, वो कैलोरीज लेने से मेरा वेट कितना बढ़ेगा, आपका वेट कितना कंट्रोल होगा। तो एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बशर्ते कि वालिदैन चाहें कि अपने बच्चों को वो नॉलेज डिलीवर करना और पहले उसकी खुद अंडरस्टैंडिंग लेना और बाद में वो बच्चों को सब डिलीवर करना। मतलब माँ बाप के लिए कि अभी इस छुट्टियों में आप भी स्किल सीखें, एक ही स्किल सीख लें, चैट जीपीटी को किस तरह आपने चलाना है। बिल्कुल सही कह रही, सबसे पहले उनको चैट जीपीटी की स्किल सीखनी चाहिए। और मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि वालिदैन को कुरान पाक का तर्जुमा ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में आपकी पूरी लाइफ की हर चीज़, डायरेक्शंस, हर चीज़ मौजूद है। तो अगर आप कुरान के तर्जुमे को सीखें और आपको पूरा उस पर कमांड हो और बाद में आप चैट जीपीटी सीखें तो आपको लगेगा कि ये कुरान की बातें बता रहा है हमें, ये चैट जीपीटी हमें सारी बातें वही बता रहा है जो कुरान ने हमें बताई थी। तो मेरी गुजारिश सिर्फ वालिदैन से ये है कि थोड़ा सा आज के ज़माने में हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। इवन देखिए, मैं एक टीचर हूँ लेकिन मुझे भी अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और फिर मुझे अपने बच्चों से वो इम्प्लीमेंट करवानी पड़ती हैं। तो तमाम वालिदैन के लिए यही इस दुनिया का, आने वाले ज़माने का यही एक फार्मूला आसान है कि आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये आपको इस चीज को वो ना समझे कि पता नहीं अब हम इस उम्र में आके हम वालिदैन हैं और हम कुछ सीखेंगे, इस चीज को बड़ा वो कहा जाता है ना, मायूब समझा जाता है। जी, ये होता है मुनीबा। देखें, जो पुराना एक हमारा ट्रेंड था ना कि जो वालिदैन ने कहा हमने वो कर लिया, हमारे बच्चे वही करते थे, वही फॉलो करते थे। ट्रेंड चूँकि चेंज हो गया है, वालिदैन के पास टेक्नोलॉजी का या स्टेम एजुकेशन की नॉलेज नहीं है और वालिदैन जब बच्चों को अपनी पुराने ज़माने की बातें बताते हैं तो बच्चों को वो आउटडेटेड लगती हैं। जब आपको आउटडेटेड लगेंगी और बच्चा कहेगा जी मैंने तो स्टेम एजुकेशन हासिल करनी है और आपको नहीं पता होगा कि स्टेम एजुकेशन क्या है, तो वो बच्चा तो कहेगा नहीं तो कुछ पता ही नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ वही ठीक है
और मुझे इनकी गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं है, तो सबसे पहले वालिदैन को गाइडेंस लेनी पड़ेगी और उसके बाद उन्हें करना पड़ेगा। सेकंड, मैं यहाँ पे एक और गुजारिश करूँगा वालिदैन से कि देखिए यहाँ चूँकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ इसकी आबादी है, तो उसमें 7-8 करोड़ तो बच्चे मौजूद हैं जी, और हर एक की वेरिएशन है, कोई ज़रा वेल्दी हैं, कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप अपनी अपनी कैपेसिटी को देखते हुए बच्चों को कोर्सेज़ करवाइए, बच्चों को उस लाइन में लेके जाइए। बाज़ वालिदैन कहेंगे कि जी जो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे प्रपोज करता हूँ कि आप रोबोटिक्स कराएं बच्चों को, आप स्टेम एजुकेशन में बच्चों को लेके जाएं, टेक्नोलॉजी के अंदर लेके जाएं। अच्छा, ये इसमें 3 महीनों में बच्चों को ये वाले कोर्सेज कराए जा सकते हैं? जी, ये कराए जा सकते हैं। जिसमें ये स्टेम एजुकेशन में रोबोटिक्स का, देखिए स्टेम एजुकेशन में रोबोटिक्स है, साइंस के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करवाए जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के मुतालिक चीज़ें करवाई जा सकती हैं, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक पूरी फील्ड पड़ी हुई है, उसमें बच्चों को काम करवाया जा सकता है। और सबसे आसान काम यही है कि आप एआई जो चैट बोट है, ये चैट जीपीटी है, इसी पे बच्चों को क्वेश्चनिंग की आदत डाल दें, सवाल करने की आदत डाल दें। जो घर का काम है, जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं, वो रोज़ाना उससे पूछें, उसको अपना एडवाइज़र बना लें। अगर ये बच्चे और वालिदैन उसको अपना एडवाइज़र ही बना लें तो वो इतनी ज़बरदस्त एडवाइजेस देगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये तो मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग इस तरह की चीज़ों के पास, जिनके पास टूल्स मौजूद हैं, जिनके पास रोबोटिक्स करने के लिए पैसे मौजूद हैं, वो ये कर सकते हैं। बहुत सारे वालिदैन नहीं है, उनके लिए क्या करें? वो किस तरह की चीज़ें हैं बच्चों का अच्छा ये जो समर वेकेशंस है वो अच्छी गुजार सकते हैं? देखिए ये हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारी बच्चों की कॉग्निटिव ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव ट्रेनिंग के अंदर बच्चों में आ जाता है बच्चों की अटेंशन को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, बच्चों की मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, बच्चों की लॉजिकल और रीजनिंग को कैसे मैनेज किया जाता है। ये चीज़ें वो वालिदैन जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो अगर ये भी करवाना शुरू कर दें तो बच्चों के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और बच्चों के अंदर एक काम करने की सलाहियत जो है वो 2 से 3-4 गुना बढ़ जाती है। स्कूल्स अमूमी तौर पे कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर काम करते हैं। स्कूल्स के अंदर जो होमवर्क दिया जाता है, जो वहाँ क्लास वर्क करवाया जाता है, जो वहाँ रीडिंग करवाई जाती है, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग की जाती है, वो सारी कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आती है। इसके साथ साथ लोग जो हैं बच्चों की मोटर स्किल डेवलप कर सकते हैं, फिजिकल स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिसमें क्रिकेट्स है, गेम है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, कुछ भी है। ये मैं आपको उनका बता रहा हूँ जिनके पास लो बजट है, जो नहीं करना चाहते, जो स्पेंड नहीं कर सकते इतना। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। ये लंबी लिस्ट आपको चैट जीपीटी से भी मिल सकती है, हम आपके चैनल पे भी बता रहे हैं, लेकिन ये हर फैमिली के लिए वेरी भी करती है। बाज़ ऐसे लोग हैं जो शायद इस तरह के स्किल्स को नहीं, वो ये भी स्किल्स नहीं कर सकेंगे, वो इतने छोटे घरों में रहते हैं, इतने कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, इतने उनके पेरेंट्स बिजी रहते हैं, सहूलियात की कमी है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा आज के ज़माने में अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको पेश नज़र रखते हुए ये सब स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा ये सारी चीज़ें होने ऑनलाइन और ये जो खासतौर पर फ्रीलांसिंग है वो भी बच्चे कर सकते हैं इस 3 महीने में? बिल्कुल, फ्रीलांसिंग भी बच्चे कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्किल्स की महारत होना ज़रूरी है। कोई एक महारत उनके पास हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वेब डेवलपमेंट की है, कंटेंट क्रिएटिंग की है, कंटेंट डेवलपिंग की है, कोई भी एक हो, यानी डिजिटल मार्केटिंग की है। 5, 10, 50, 100 स्किल्स हैं, बेशुमार स्किल्स हैं जो बच्चे को, जिसमें अपना इंटरेस्ट लगता है, जिसमें बच्चे को स्कोप लगता है, वो बच्चे को करना चाहिए। देखिए मुनीबा, हमारे यहाँ क्या होता है कि मुझे कोई अगर स्किल पसंद है ना, मैं उसका स्टैटिस्टिक किए बगैर, उसका फ्यूचर देखे बगैर वो स्किल करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने जो शुरू में अर्ज़ किया कि आप चैट जीपीटी से पूछें कि मैं जो स्किल सीखना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहा हूँ, इसका फ्यूचर क्या है वेब डेवलपमेंट का। अगर तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है तो मुझे ये करना चाहिए। और अगर इसका फ्यूचर आगे जाके एआई बॉट्स इसको सारा टेक ओवर कर लेंगे और मेरी स्किल जो है वो किसी रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, तो मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान हल ये है कि आप चैट जीपीटी को कंसल्ट करें। उस पर लेटेस्ट नॉलेज है, उस पर पूरी दुनिया का ग्लोबली उसके ऊपर आपके पास लोगों के कमेंट्स मौजूद हैं, लोगों की रिसर्च मौजूद है, लोगों के जो उसके ऊपर अपने बड़े बड़े जो हैं सीईओज़ हैं उनके पूरे कमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है वहाँ से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। सही है। अच्छा, ये तो चले हो गए ना कि किस तरह के स्किल सीख सकते हैं। अगर बाहर देखा जाए तो वहाँ पर तो जैसे ही बच्चों को समर ब्रेक्स या फिर इस तरह की ब्रेक्स होती हैं तो वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम साथ जॉब भी कर रहे हो, इवन दो कि वो एजुकेशन के साथ भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कल्चर कम है कि हम लोगों को अगर समर ब्रेक हुई है तो हम कहते हैं जी अच्छा हमारी यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई है, कॉलेज की छुट्टी हुई है, स्कूल की छुट्टी हुई, तब हम 3 महीने ना आराम से घर में सोएंगे सिर्फ सुकून से। हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है कि हम पार्ट टाइम जॉब कर ले या फिर हम कोई
कमाने की तरफ भी जाएं कि आगे हमने क्या करना है, फाइनेंस अपना किस तरह पूरा करना है, ये कल्चर हमारा बहुत कम है। आप ठीक कह रही हैं, हमारा माइंडसेट यही है कि हमने ये जो 3 महीने की छुट्टी आ गई इसमें हमने कुछ हाँ, नहीं इसमें करना, हमने सिर्फ कुछ नहीं सुकून करना, करना है। सैटरडे और संडे आ गया हमने कुछ नहीं करना, हमें हमने कुछ नहीं रेस्ट करना है, करना, सोना है। तो ये एक Exactly. हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है, जबकि मेरा ख्याल है कि इसमें फ़र्ज़ कीजिए आपने अगर कुछ भी नहीं करना ना, एंजॉय तो कर लें एंजॉय तो कर लें कि आपने सोना है, सोने से कोई एंजॉय करता है। तो हमारे यहाँ पे एक कल्चर है जो आपको पता है कि 2 बजे तो दुकानें खुलती हैं, हाँ। और इसी तरह बिजनेस 2 बजे स्टार्ट होता है, रात 2 बजे तक चलता जी। है। तो ये जो एक रिवर्स है ना, दुनिया में सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं, 5 बजे रात को बंद हो 5 जाती बजे बंद हैं, हो- लोग हमारे 9 यहाँ बजे पे- सो जाते हैं। आपको पूरी जो आपकी कॉलोनी है वहाँ पे पता लगेगा 9 बजे कि सोए तमाम हुए लाइट्स हैं, बंद हो हाँ। गई हैं और मैं वाहिद जाग रहा हूँ जो इनको देखने के लिए बाहर आया हूँ। तो वहाँ पे ये स्टेटस है कि मैंने कई दफ़ा वहाँ प्रैक्टिस की है, बाहर 9 बजे बाहर जाके देखूँ कि कोई फिर रहा है, कोई देख रहा है। अच्छा। तो मुझे नज़र आया कि मैं वाहिद जाग रहा हूँ, बाकी सब सो रहे हैं। तो सही है, मेरा ख्याल है कि आपको इनको कंज्यूम करना चाहिए, और थोड़ा वक्त चेंज हो गया है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। हम बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को यहाँ पे हर साल मैट्रिकुलेशन करा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी खपत कैसे करेंगे, इन बच्चों का कंपटीशन कितना टफ होगा, इन बच्चों के लिए कितने मसाइल हैं, वालिदैन को इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत मुश्किल दौर बच्चों के लिए आ रहा है, और इस मुश्किल दौर को आप आसान कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका एक ज़रिया है, वो है इल्म। इल्म का, कि आप खुद भी इल्म लें और बच्चे भी जो है ना इसके ऊपर खुद से जो वो कोशिश करें, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे इतने नहीं है कि उनको स्पून फीडिंग की जाए या माँ बाप उनके पीछे भागे। मैट्रिक के बच्चे अच्छे खासे सेंसिबल होते हैं, उनको खुद भी देखना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और वो इन छुट्टियों में या इन समर वेकेशंस में क्या कर सकते हैं। तो रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।